हेलो बच्चों, कैसे हैं। लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल देखा, ठीक है। उसकी हिस्ट्री देखी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखे, उसमें हमने पोजीशन भी पता करी एक एलिमेंट की बाय आइडेंटिफाइंग इट्स पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक। तो ये सब चीजें हम लास्ट क्लास तक देख चुके। अब हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने जाना है। एटॉमिक साइज का वेरिएशन क्या होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन आएगा, डाउन द ग्रुप क्या वेरिएशन आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें देखना है, ठीक है। सब पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, ये सब कुछ देखना है। ये सब कुछ देखने के लिए हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हर प्रॉपर्टी में काम आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, और उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पढ़ने के लिए हमें शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट आना चाहिए। तो आज का लेक्चर उसी के लिए है। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय स्लेटर्स रूल वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट आर पीरियडिक प्रॉपर्टीज, बट ठीक है, जब क्या होता है एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, देन आफ्टर रेगुलर इंटरवल 2 8 8 18 18 32 आप क्या करोगे, एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे एक ही ग्रुप में। वो सारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उन सब के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सेम है। तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिपीट होती हैं। या हम ये कहें कि उनकी प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर ग्रेडेशन देखने को मिलेगा। हेलिना की रब से फरियाद में लिथियम से ज्यादा साइज सोडियम की, सोडियम से ज्यादा साइज पोटेशियम की, तो एक रेगुलर चेंज मिलेगा, ठीक है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज में उनकी। तो ये सब चीजें हमें देखनी है, उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका वैलेंस शेल है, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन पे, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इस इलेक्ट्रॉन पे, बाहर वाले की बात कर रहे हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, लग रहा है भाई। लेकिन इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रहा है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का। अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करें, तो अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कुछ है ही नहीं सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा। यहाँ पे कोई शील्डिंग कांस्टेंट, कोई स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे। व्हाट इज शील्ड, व्हाट इज स्क्रीन, रिपल्सिव फोर्सेस। ये जो शील्डिंग कांस्टेंट है, शील्ड करना, प्रोटेक्ट करना, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कर्टन का काम कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं इस न्यूक्लियर चार्ज को। ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियर चार्ज को यहां तक पहुंचने के लिए, इस न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां तक जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचता है। जो न्यूक्लियर चार्ज यहां पे पहुंचना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज कितना पहुंचना चाहिए, Ze, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z into E, इज चार्ज, ठीक है, इतना पहुंचना चाहिए, बट उतना नहीं पहुंचता है, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, उसे रिपेल कर रहे हैं। तो जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा है, जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो गया। होना ये चाहिए था, हुआ क्या, ये हुआ। इज इट क्लियर, समझ में आता है यहां तक, यहां तक समझ में आता है। होना ये चाहिए था, हुआ ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे। तो जो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, होना ये चाहिए था, हुआ ये, तो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए था उतना नहीं लगा, due to the presence of inner shell electrons. Due to the presence of inner shell electrons is called screening constant or shielding constant. तो repulsive force experienced by the valence shell electron is called screening constant or shielding constant. समझ आया, ठीक है। अब एक्चुअल चार्ज इसने कितना फेल्ट किया, Z इफेक्टिव। एक्चुअल चार्ज, राइट डाउन द actual charge felt or experienced, the actual positive charge definitely, ठीक है, experienced by the valence electron, the actual charge experienced or felt by the valence electron is called effective nuclear charge, is called effective nuclear charge, जैसे हम Z effective या Z star से डिनोट करते हैं, Z effective या Z star। Is it clear? Or the decrease in the force of attraction, the decrease in the force of attraction, clear? The decrease in the force of attraction, the decrease in the force of attraction on the valence electron,
exerted by the nucleus, exerted by the nucleus due to the presence of inner shell electrons, due to the presence of inner shell electrons, is called screening constant. Actually screening constant is nothing but the repulsive forces or shielding constant. Shielding constant. Is it clear? तो डिक्रीज जो हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में था क्या, होना क्या चाहिए था, z, पूरा का पूरा चार्ज इस डिस्टेंस पे, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होना चाहिए था, k z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, इतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए था, r डिस्टेंस पे, बट r भी फिक्स नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव है, ठीक है, और z भी फिक्स नहीं है क्योंकि जो z लगना चाहिए था वो नहीं लग पा रहा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, वो z स्टार में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसकी वजह से ये डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। दैट्स द सिंपल कांसेप्ट। और अगर आप और z इफेक्टिव को लिखेंगे तो आप लिखेंगे z माइनस सिग्मा। z इफेक्टिव इज z माइनस सिग्मा वेयर z इज एटॉमिक नंबर, ठीक है, z इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, z इज एटॉमिक नंबर एंड सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्ड कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेयर z इज एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड सिग्मा इज शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें शील्डिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। ये जो शील्डिंग कांस्टेंट है इससे हम शील्डिंग इफेक्ट को मेजर कर सकते हैं। अगर हमें सिग्मा पता चल गया तो हम शील्डिंग इफेक्ट को मेजर कर सकते हैं शील्डिंग कांस्टेंट के द्वारा। और वो सिग्मा और जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट होगी, बाय स्लेटर्स रूल, तो उस पर मैं आने वाली हूं। उससे पहले एक कंसेप्ट है शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर। शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर क्लियर है, फॉर सेम टाइप ऑफ शेल। अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसके अंदर ns है, np है, nd है, nf है, nf भी स्टार्ट हो गया, मतलब फोर्थ शेल है, फिफ्थ सिक्स्थ शेल वैलेंस शेल है भाई, वैलेंस शेल है, फिफ्थ शेल हो सकती है, n is equals to 5, n is equals to 6, whatever may be the case, ठीक है। तो फोर्थ शेल में पहले शेल में एक सब शेल, दूसरे शेल में 2 3, तीसरे शेल में 3, चौथे शेल में 4, ठीक है। तो इनमें सब में इलेक्ट्रॉन होंगे, हम मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सब में इलेक्ट्रॉन होंगे, सब में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस सब इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे और इस चार्ज को पूरा यहां तक नहीं पहुंच पाएगा ये, है ना। जितना चार्ज फील किया जाएगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। तो जितना ज्यादा रिपल्शन, ये जितना ज्यादा इसको धकेलेंगे इधर, उतना इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्लियर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो ns np nd nf में अगर इलेक्ट्रॉन है तो कौन इस इलेक्ट्रॉन को सबसे अच्छे से शील्ड करेगा, समझ में आया। अगर ns में भी इलेक्ट्रॉन है, np में भी इलेक्ट्रॉन है, nd में भी इलेक्ट्रॉन है, nf में भी इलेक्ट्रॉन है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका शेप स्फेरिकल है, इसका डम्बेल है, इसका डबल डम्बेल है, इसका कॉम्प्लिकेटेड शेप है। तो ये बात ध्यान रखना कि ns में अगर इलेक्ट्रॉन है, s सबशेल में, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो वो न्यूक्लियस के पास मिलेगा। उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास उस इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी अगर वो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होगा। सॉरी, जस्ट अ मिनट। अगर वो s ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, क्लियर, s ऑर्बिटल में अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी न्यूक्लियस के पास होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास होती है, याद आया 1s का डॉट डायग्राम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के पास मिलेगा डॉट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा मिलेगा न्यूक्लियस के पास, तो दैट इज द मीनिंग, क्लियर है। तो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास मिलेगा तो वो टाइटली बाउंड होगा, तो वो दूसरे को अच्छे से शील्ड करेगा, रिपेल करेगा। वो तो इसके पास में है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन तक इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं जाने देगा।
वही डी और एफ में, अगर डी और एफ ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स है वो स्पेस में, दूर दूर तक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव पार्टिकल के साथ, ठीक है, तो वो दूर दूर तक है, दूर दूर तक है, तो वो इस न्यूक्लियस के सामने नहीं है, नहीं है तो नहीं, पास में भी नहीं है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स है, दूर भी है, तो फिर क्या होगा, ये इसको रिपेल अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर ये एफ में है तो ये अच्छे से रिपेल नहीं कर पाएगा। इसलिए एस और पी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा मिलेंगे, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली रिपेल कर पाएंगे, शील्ड कर पाएंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, एनएस, एनपी, एनडी, एनएफ फॉर सेम शेल, एन सेम होना चाहिए, 4s 4p 4d 4f, तो बाहर वाले शेल को ये इफेक्टिवली शील्ड करेगा। इज इट क्लियर? और अगर 4s सपोज टू बी एस ऑर्बिटल पास है न्यूक्लियस के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास ज्यादा मिलेगी एस ऑर्बिटल्स में, तो पास में है तो इस पे इसकी इसके खुद के ऊपर शील्डिंग क्या होगी, बहुत कम इनर इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ये तो टाइटली बाउंड हो गया ना, ये तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के पास मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या 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 करेंगे, अच्छे से शील्ड करेंगे। इज इट क्लियर? अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे एनएस इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेशन पावर की वजह से। ये पेनिट्रेशन पावर का भी ऑर्डर है, ठीक है, तो ये पेनिट्रेशन पावर का भी ऑर्डर है। पेनिट्रेशन पावर मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट, या पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर क्या मिलेगा आपको, एनएस इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से पेनिट्रेट कर देंगे अंदर तक, न्यूक्लियस के पास मिलेंगे, वो डॉट डायग्राम से आप देख भी सकते हैं, ठीक है, 1s का हो, 2s का हो, 3s का हो, 4s का हो, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी आपको, ठीक है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑर्डर भी यही है, ठीक है, एनएस की ज्यादा, फिर एनपी की, फिर एनडी की, फिर एनएफ की। क्लियर है? तो क्योंकि इनकी शेप कैसी है, स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल की, और कॉम्पैक्ट है, तो ये न्यूक्लियस के पास मिलेंगे, न्यूक्लियस के पास मिलेंगे तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इन्होंने ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले लिया, तो ये बाहर वाले को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, इन्होंने ही इन पे टाइटली बाउंड है, तो बाहर वाले को अच्छे से क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, कर्टन का काम कर देंगे, ब्लॉक का काम कर देंगे, ये न्यूक्लियर चार्ज यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अब हमें यही एनएस, एनपी, एनडी, एनएफ शील्डिंग इफेक्ट का भी ऑर्डर है और पेनिट्रेशन इफेक्ट का भी ऑर्डर है। इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ Z effective and sigma by Slater's rule। ठीक है, अब मेरी बात राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी एलिमेंट हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से लिखेंगे, ऑप्पो प्रिंसिपल से फिलिंग होती है n+l रूल से, ठीक है, लेकिन आपको जब Z effective कैलकुलेट करना हो तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दिस, इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ ऑल एलिमेंट्स in the following order। and group them as, जैसे 1s लिखिए, 2s 2p साथ में, ये भी लिमिटेशन है। s ऑर्बिटल ज्यादा पास, s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास मिलेगा, p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के पास उतना नहीं मिलेगा s के कंपैरिजन में, एक ही शेल में, तो इन दोनों को हमने साथ में रख दिया है यहाँ पे, तो ये लिमिटेशंस है, अभी पढ़ेंगे। 3d तो होता नहीं, 3s 3p, फिर 3d को अलग से रखेंगे। क्यों d को अलग से? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स है, शेप क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब डबल डम्बेल है, तो ये न्यूक्लियस से दूर मिलेंगे, ये अगर इनमें इलेक्ट्रॉन होगा तो ये न्यूक्लियस से दूर मिलेंगे, तो ये क्या करेंगे, खुद ही दूर है तो दूसरे को क्या रिपेल कर, दूसरे को क्या ब्लॉक करेंगे, तो खुद ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नहीं है। क्लियर? 3d 4s 4p 4d 4f, ठीक है, 5s 5p 5d 5f। क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो ग्रुप ऐसे करना है, d और f को अलग कर देना है, s और p को अलग कर देना है। d और f को क्यों अलग करा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स है, लार्ज वॉल्यूम में है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास में नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स पास में नहीं, डिस्पर्स है मतलब दूर है,
दूर होने का मतलब जब दूर है तो ये खुद ही दूर है, तो ये क्या ब्लॉक करेंगे इसके न्यूक्लियर चार्ज को, ये न्यूक्लियर चार्ज तो सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स है, इलेक्ट्रॉन उनके पास में नहीं है न्यूक्लियस के, इस वजह से उनकी शील्डिंग क्या है, उनकी स्क्रीनिंग अच्छी नहीं है, पुअर शील्डिंग है। डी और एफ की शील्डिंग पुअर है बिकॉज ऑफ देयर शेप्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एस और पी की शील्डिंग बहुत अच्छी है, एस और पी न्यूक्लियस के ज्यादा पास हैं, तो वो उस न्यूक्लियर चार्ज को ब्लॉक करके रखे हैं, आगे नहीं जा पाएगा। और डी और एफ तो खुद ही वहां नहीं है, तो वो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली चला जाएगा। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब हम रूल्स लिखने जा रहे हैं, कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद है ना इसकी लिमिटेशन से अपने को बहुत कुछ समझ आएगा, और भी बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहला कैलकुलेशन, पहली चीज, if electrons are present in NSNP subshell, ठीक है, अगर इसमें है 2s में है या 2p में है, दोनों को एक साथ, देन एक इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग काउंट करनी, मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन पे जिसपे शील्डिंग काउंट करनी उसको छोड़ दो, बाकियों को all the electrons, all the remaining electrons in NSNP group contribute 0.35 each to the screening constant sigma. Clear? 0.35. Clear? Next, all the electrons in the n-1th shell, अच्छा मैडम 4s 4p में अगर कोई इलेक्ट्रॉन हुआ 4s 2 पे, सपोज टू बी 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6, 3d फिल नहीं करेगा, 4s 2, 4s के एक इलेक्ट्रॉन पे आपको 4s वैलेंस शेल हो गया, ठीक है, उस कैल्शियम की बात, तो उस एक इलेक्ट्रॉन पे जब आपको शील्डिंग कैलकुलेट करनी होगी सिग्मा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उस सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन पे तो कैलकुलेट करनी है, 4s का दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो कितने से रिपेल करेगा? 0.35 से रिपेल करेगा। अच्छा, अब इसके आगे भी अगर फिल अप करना होता और 4s पे होता, अभी देखते हैं, ठीक है, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, तो n-3s2 और 3p6 कितना लगाएंगे? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द n-1 शेल कंट्रीब्यूट 0.85 each, हर इलेक्ट्रॉन टू दी sigma. All the electrons in the n- contribute 0.85 each to the sigma, and all the electrons in the n-2th shell, n-3rd shell, and so on contribute 1 each to the sigma, 1 each to the sigma. Is it clear? समझ में आया? अच्छा, एक और बात, कैलकुलेट करना है 3s पे और 3p में भी 3s पे, तो 3p का तो शील्डिंग का, 4s में भी इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे, जिस पे कैलकुलेट करना है उसके बाद जितने भी अगर फिल भी हैं उससे हायर शेल्स, उसको काउंट नहीं करना है, दे कंट्रीब्यूट नथिंग, तो लिखें इलेक्ट्रॉन्स, लिखें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट राइट, ये कॉमन नोट है, नोट है ये, इसके 3 ही पॉइंट्स थे, ए बी सी लिख लो इसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये नोट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द राइट ऑफ NSNP और NDNF group gives zero shielding to the NSNP और NDNF group, ये लिख लिया, group, and contribute nothing to sigma, ठीक है, जैसे बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो हुआ आपका NSNP में अगर कोई प्रेजेंट है तो,
क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल हमें नाइट्रोजन के वैलेंस शेल पे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, तो इट इज 1s2 2s2 2p3। ठीक है, आपको इसका एक इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करना है तो उसके एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, बाकी s और p में मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, एक को छोड़ के 4। तो सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए 4 into 0.35 प्लस n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और उन पे कितना कैलकुलेट करेंगे, 0.85। n-3 शेल है नहीं, तो 0.35 0.7 0.7 1.4 एंड 0.8 into 0.8 1.7। क्लियर है? तो ये 1.7 2.7 3.1, तो z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, z माइनस सिग्मा। क्लियर है? समझ आया? तो z कितना है, 7 माइनस 3.1, दैट इज 7 माइनस 3 4 4 3.9। इज इट क्लियर? तो z इफेक्टिव सिग्मा कैलकुलेट करोगे आप 2p पे तो 3.9 आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब जैसे कि कैल्शियम की बात करते हैं, ठीक है, 20। ठीक है, इस पे आप कैलकुलेट करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। मजा नहीं आया, तो 4s पे हम कैलकुलेट करेंगे तो हम वो नहीं, ठीक है, इस पे तो आप कर लोगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए एक और nd और nf में फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप खुद कर लीजिएगा ये। तो when electron is present in ND-NF group, अभी क्रोमियम का एग्जांपल लेते हैं उससे क्लियर हो जाएगा, क्रोमियम वैनेडियम किसी का भी लेते हैं। तो ND-NF में होगा तो all the electrons of ND-NF group contribute 0.35 each to the screening constant, and all the remaining electrons, सारे ND-NF में तो कुछ, all the remaining electrons in the NS NP group, n-1th shell, n-2th shell, n-3rd shell, ठीक है, they contribute 1 each सब इलेक्ट्रॉन्स टू द सिग्मा। क्लियर है? तो बस ND-NF के इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हुए हैं वो 0.35, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स 3s2 3p6 3d करेंगे ना, तो 3d3, तो 3d3 में जैसे 3s2 3p6 3d3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे काउंट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 0.35, d3 में एक पे काउंट करना है तो 2 पे 0.35, बाकी 3s 3p सब 1, सबके लिए 1। अब एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, और इसके लिए भी सेम, दैट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द राइट ऑफ दिस गिव जीरो शील्डिंग। 3d पे अगर हम सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो बाहर का है। शील्डिंग सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इज इट क्लियर? जैसे पहला क्वेश्चन देखें, ठीक है, अभी नोट और है बट इसको समझे। वैनेडियम, क्रोमियम, इससे मैं क्या है एक चीज भी समझा दूंगी आपको, स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन, ठीक है ना। तो आर्गन वैसे तो लिखने का तरीका ये 3d5 4s1 सबसे बढ़िया, लेकिन अगर आपको लिखना है तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे हमें कैलकुलेट भी करना है 3s2 3p6 3d5 4s1। लिखने का तरीका भी यही होता है, फिलिंग 4s की पहले करते हैं 3d की बाद में करते हैं, बट लिखने का तरीका यही होता है, क्योंकि फिलिंग के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाते हैं 3d में तो इसकी शील्डिंग भी तो काउंट होगी, ठीक है, इसकी शील्डिंग भी काउंट होगी, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तभी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव आउटर मोस्ट शेल से करते हैं। क्लियर है? अभी कैलकुलेट भी करते हैं, तो z इफेक्टिव कैलकुलेट करो एक तो आप 3d पे, और एक बार आप z इफेक्टिव कैलकुलेट करो 4s पे, ठीक है। उसके लिए पहले सिग्मा कैलकुलेट करो। अगर 3d पे कैलकुलेट करूंगी, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूंगी, तो 4 को 0.35 लिखूंगी, प्लस इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसके राइट में उड़ा दो, ठीक है, वो कोई रिपल्शन नहीं देने वाला। 8 और 8 16, बाकी बचे जो 18 into 1, चाहे 3s 3p उसी शेल में, बट उनको 1 ही काउंट करना है, क्योंकि ND-NF में पॉइंट लिखा है आपको मैंने। तो 0.7 into 2 1.4 plus 18 which is 19.4, 0.7 into 2 1.4, ठीक है, तो ये हो गया 19.4। तो z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, z माइनस सिग्मा which is 24 minus 19.4
विच इज 4.6। तो 3D फिल होने लगा है, तो 3D फिल होने लगा है तो उस पर जेड इफेक्टिव इतना है 4.6। 4s की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे तो nth शेल 4 है, n 4 है, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसी पे काउंट करना है, तो nth शेल तो गया। अब n-1th शेल के लिए 0.85 था sp की, क्योंकि हमें sp पे जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जिसके ऊपर हमें शील्डिंग काउंट करना है, अगर वो sp में है तो n-1th शेल पे 0.85, तो 8 सिग्मा कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, तो 8 ये लिखा आपने, ये हो गया ना, ठीक है। इसके लिए मैं यही कर देती हूँ वापस। 4s पे अगर आप देखेंगे तो 8 और 5 13 इंटू 0.85 सिग्मा कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, क्लियर। सिग्मा 13 इंटू 0.85 इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो n-1 चलिए, n-2 n-3 सब 1, 8 और 2 10, 10 इंटू 1, ठीक है। तो ये 0.85 इंटू 13 देख लो क्या होता है, ठीक है। 3 5 15 3 24 25 11 11.05 हाँ, प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 21.05, क्लियर है। तो z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, z माइनस सिग्मा विच इज 24 माइनस 21.05, डेफिनेटली 3 समथिंग आएगा, ठीक है। तो 5 9 20 नॉट 20, ठीक है बेटा। क्लियर है, 2.95। तो देखो आप z इफेक्टिव कितना कम लग रहा है और उस पे 3D पे ज्यादा लग रहा था, तो 2.95 ज्यादा है ना, 2.95 कम है ना z इफेक्टिव, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा ना, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये चीज समझ में आई। तो फिलिंग आप n+l रूल से करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन रिमूव आप हमेशा आउटर मोस्ट शेल से करेंगे, क्योंकि फिलिंग के बाद भाई ये अंदर का इलेक्ट्रॉन है ना, 3D अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s 3p 3d, ये शील्डिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, शील्डिंग करेंगे तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, हाँ अच्छी नहीं करेंगे लेकिन करेंगे तो सही, तो उस वजह से इस 4s पे z इफेक्टिव क्या हो जाता है, कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिमूव हमेशा 4s से होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाओ, ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आपको, आई होप सो। अब मेरी बात सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए। सपोज टू बी n+n, n है n माइनस है, z इफेक्टिव का ऑर्डर बताओ, तो z इफेक्टिव का ऑर्डर ये होगा, क्लियर। कैसे, आप इवन कैलकुलेट 1s2 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, 1s2 2s2 2p3 नॉर्मल स्टेट, 1s2 2s2 2p4 एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्लियर। तो z इफेक्टिव क्या होगा, z इफेक्टिव क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो शील्डिंग बढ़ गई, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो शील्डिंग घट गई, तो z तो कांस्टेंट है 7, z इफेक्टिव क्या होगा, z माइनस सिग्मा, क्लियर है। ये तो 7 कांस्टेंट है, शील्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी, इसमें ज्यादा होगी, तो वैल्यू क्या होगी, कम आएगी, तो इसका z इफेक्टिव कम है, इसका z इफेक्टिव ज्यादा है, आप करके देख सकते हैं, क्लियर। जैसे इसका मैं करके बता देती हूँ आपको, इस एक इलेक्ट्रॉन पे काउंट करना है तो सिग्मा बाकी 1 और 2 3 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, क्लियर है। इसके लिए ये होगा, इसके लिए क्या होगा, इस एक पे काउंट करना है तो 4 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, इसके लिए एक पे काउंट करना है तो बच्चे कितने 5 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, तो सिग्मा सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा कम, सिग्मा कम तो z इफेक्टिव ज्यादा, z इफेक्टिव इसका ज्यादा, इज इट क्लियर। नेक्स्ट एक और बात सुने, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी सिग्मा 0 होता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो फुल चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, फुल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, तो z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू z होगा, ऑलवेज रिमेंबर, क्लियर है, z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू z होगा। फॉर टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन इट्स हाइड्रोजन, इट्स He+, क्लियर।
for two electron species, for two electron species, क्लियर? टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस पे भी फोर्स, बट इनका आपस में शील्डिंग कितना है 0.3। टू इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए सिग्मा 0.3 लिखना, 0.35 मत लिखना, क्लियर है? ये चीज समझ में आई, सिग्मा 0.3। तो जैसे हीलियम है, हीलियम की बात करें तो इट्स 1s2 बस, ठीक है। अब इसके लिए z इफेक्टिव क्या होगा, z माइनस सिग्मा, z एक इलेक्ट्रॉन पे काउंट करेंगे सिग्मा, तो बाकी दूसरा इलेक्ट्रॉन कितना 0.3, और z कितना है 2, तो 1.7, z इफेक्टिव कितना आ गया 1.7 फॉर हीलियम। इज इट क्लियर? ठीक है, हीलियम हो गया, Li+ हो गया टू इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए, ठीक है। ये चीज भी आ गई आपको समझ में। नेक्स्ट आपको ये पता चल गया कि 4s पहले फिल करते हैं 3d से n+l, लेकिन रिमूवल इलेक्ट्रॉन 4s से होगा, ठीक है, वो z इफेक्टिव मैंने आपको बताया अभी से। प्लस हाँ, अलोंग द पीरियड की बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये होता है ना 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है? अब ये 1s2 2s2 2s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3, इन सब पे कैलकुलेट कर लो, 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6, क्लियर है? इस इन सब के लिए आप z इफेक्टिव कैलकुलेट करना घर पे बैठ के, आपको पता चलेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे z इफेक्टिव बढ़ता है, ये बताना चाह रही हूँ इससे, ठीक है। 2-3 के मैं कैलकुलेट कर देती हूँ, ठीक है, और मैं तो डिफरेंस भी बता दूंगी कि 0.65 आएगा, ठीक है। तो z इफेक्टिव बढ़ता है, जैसे इस एक के लिए काउंट करना है, ठीक है, इस एक पे काउंट करना है तो nth एक ही है, खत्म कहानी। 2 × 0.85, 2 × 0.85 का मतलब हो गया 1.7, ठीक है, तो z इफेक्टिव हो गया 3 - 1.7 विच इज इक्वल्स टू 1.3, ठीक है, तो मैं सीधा लिख रही हूँ 1.3, ठीक है। अब इसके लिए मैं काउंट करूंगी तो एक पे काउंट करना है तो 0.35 प्लस 2 × 0.85, तो 0.35 प्लस 0.8 हाँ 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 1.7 0.35 is 2.15, sorry 2.05 2.05, ठीक है ना बेटा, सिग्मा। तो z इफेक्टिव कितना आ जाएगा, z माइनस सिग्मा विच इज इक्वल्स टू 4 - 2.05, दैट इज 1.95, कितना डिफरेंस आया बेटा 0.65 में डिफरेंस आएगा सब में, क्लियर? 0.65 में डिफरेंस आएगा। आप नेक्स्ट करके देख लो, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 1.9 2.6 आएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो z इफेक्टिव इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, z इफेक्टिव इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along period। क्यों? रीजन भी बता देती हूँ, क्योंकि उससे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, रिजल्ट ये निकलेगा। आप पता होना चाहिए कि z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि आपका शेल कांस्टेंट है, वैलेंस शेल कांस्टेंट है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो 2s1 2s2 2s2 2p1, शेल कांस्टेंट है, हाँ ठीक है, शेल कांस्टेंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कांस्टेंट है, तो आपकी रेडियस ऑलमोस्ट, ठीक है, रेडियस ऑलमोस्ट क्या है, डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि, और लिथियम से बेरिलियम गए तो न्यूक्लियस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े, ठीक है, एक से बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो z माइनस सिग्मा में z बढ़ता जा रहा है, बट सिग्मा उतने से नहीं बढ़ रहा है, सिग्मा सिर्फ कितने से बढ़ रहा है ना 0.35, क्योंकि 2s2p ऑल अदर ns np इलेक्ट्रॉन्स कितना लगा लेंगे 0.35, ठीक है, और प्रोटॉन किससे बढ़ रहा है 1 से, तो 1 - 0.35 करोगे
तो 0.65 ही आएगा। क्लियर है? तो 0.65 से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, 0.65 से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? ये बहुत सारी लिमिटेशंस भी है स्लेटर रूल की, कोई मतलब नहीं है, बट आपको सिर्फ ये पता करना है ये सब पढ़ाने के चक्कर में कि जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बहुत जोरों से लग रहा है वैलेंस शेल पे, बढ़ता जा रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड खींच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एटॉमिक रेडियस रिजल्ट क्या निकला हमारे पास? एक्सपेरिमेंटल क्या रिजल्ट क्या निकला कि एटॉमिक रेडियस घट रहा है, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट राइट जाने पे घट रहा है, छोटा होता जा रहा है शेप साइज एटम का। तो क्यों होता जा रहा है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल पे बढ़ रहा है, उसकी अपनी तरफ खींच रहा है न्यूक्लियस। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आया यहां तक? ठीक है, आप आगे कैलकुलेट करेंगे ना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ 2.6 में फिर वापस 0.65 ऐड कर दो तो 3.25 आ जाएगा कार्बन का। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट, जेड इफेक्टिव अलोंग पीरियड देख लिया आप लोगों ने, अब अलोंग ग्रुप देखते हैं अपन। सॉरी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप देखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1 10 11 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसने sp सबके लिए देखो ns np सब, चाहे s में इलेक्ट्रॉन हो चाहे p में इलेक्ट्रॉन हो, वो सेम शील्डिंग लगाता है 0.35। क्या sp की पेनिट्रेशन पावर अलग अलग नहीं है? अलग अलग है। उसको उसने कंसिडर नहीं किया स्लेटर ने, तो ये लिमिटेशन है स्लेटर रूल की। पहली। दूसरी चीज, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5s1 तक कहानी पढ़ानी है भैया। तो 5s1 तक कहानी पढ़ाने का मतलब है 3d भी आएगा, 4s2 भी आएगा, 4p6 भी आएगा, 5s1 भी आएगा, 3d10। क्लियर है? शक हो तो 1937 ये होगा, 10 12 18 28 30 37। क्लियर है? अब यहां पे इधर देखो रे भाई, यहां पे साइज बढ़ रही है नीचे जाने पे। क्लियर है? और आपको इस पे कैलकुलेट करना है, तो n-1 शेल पे कितना? 0.85 लगा दोगे। 0.85 0.85 1 0.85, इसमें सिर्फ 0.85 ये लगाएंगे, सब अंदर के क्या लगाएंगे? 1, सब अंदर के 1 लगाएंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, सब अंदर के 1 लगाएंगे तो क्या इसकी तीनों की शील्डिंग सेम है क्या? इन तीनों में इलेक्ट्रॉन है क्या? वो एक तरीके से रिपेल करेंगे क्या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को? क्या वो इफेक्टिवली ब्लॉक कर पाएंगे क्या न्यूक्लियर चार्ज को? ये भी कर रहा है ब्लॉक, तो ये भी करेगा और ये भी करेगा, पॉसिबल है। डी में इलेक्ट्रॉन है भाई, तो यहां पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आएंगी स्लेटर रूल से, मैं आपको बता देती हूँ क्या आएंगी। इन चारों की सेम आती है तो गलत हो गया ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नीचे जाने पर भी इंक्रीज करता है, और नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। तो नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स का डोमिनेटिंग इफेक्ट है, इसलिए साइज बढ़ता है नीचे जाने पे, ग्रुप में नीचे जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है। बट जेड इफेक्टिव घटता है या कांस्टेंट रहता है, ऐसी चीजें मत पढ़ना, है ना। नॉर्मल ऑथर्स की किताबों से भी मत पढ़ना। ठीक है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अच्छी अच्छी किताबों में दे रखा है। टॉप टू बॉटम जाने पे जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। इज इट क्लियर? समझ में आता है? लेकिन उससे ज्यादा इफेक्ट किसका है? नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स बढ़ने का, इसलिए साइज बढ़ती है नीचे जाने पे। तो अब इस पे अगर कैलकुलेट करें सिग्मा, तो इस पे कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू, क्योंकि n-1 शेल हो गया भाई, n-1 शेल हो गया तो ये हो गया 0.8 इंटू 0.8 1.6 1.7। तो जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा? जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा भाई? 3 माइनस 1.7। ठीक है, 1.3। जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा? 1.3। अगर हम इस पे बात करें तो इस पे 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, तो 0.85 8 8 5 जो 48 8 64 68 6.8 6.8 7.8 8.8
8.8 में से 11 माइनस कर दिया तो 2.2, कितना आ गया 2.2। क्लियर है? इसके बाद इसमें कैलकुलेट करोगे ना तो 2.2 ही आएगा, इसमें भी कैलकुलेट करोगे ना 2.2 ही आएगा, इसमें भी कैलकुलेट करोगे 2.2 ही आएगा। पॉसिबल है? नहीं है। सिर्फ स्लेटर रूल ने कहा कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सी, भाई इनकी शील्डिंग कैसे आपने सेम मान ली, चाहे वो अंदर के शेल्स में है, ठीक है, लेकिन इनकी शील्डिंग सेम नहीं हो सकती। सेम नहीं हो सकती तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप तो इसके लिए भी सिग्मा 1 मान रहे हो, इसके लिए भी सिग्मा 1 मान रहे हो, इसके लिए भी सिग्मा 1 मान रहे हो। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। एक आध का और कैलकुलेट करके दिखाऊं? अरे भाई क्या कैलकुलेट करूं इसमें, 19 है ये, ठीक है, इसका कैलकुलेट कर लोगे भाई, मेरे को जहां तक लगता है। फिर भी आप कह रहे हो तो 8 इंटू 0.85, ठीक है, वो हो जाएगा 6.8, ठीक है, ये 6.8 कांस्टेंट है, प्लस 16 18 18 20 26 28 28 28 और 6 34.8, ठीक है, 37 में से माइनस करेंगे 2.2। अगेन समझ में आया? तो ये भी स्लेटर्स रूल का कि ये फर्स्ट वाले की, तो फिर भी फर्स्ट से सेकंड गए तो एक ही शेल बढ़ी, ठीक है, तो 1.30 के आने पे वो कांस्टेंट हो गया रुबिडियम, चाहे अंदर के डी इलेक्ट्रॉन्स आए। समझ में आ रहा है बात? एक्चुअली एक बात ध्यान रखना, नीचे जाने पे डेफिनेटली साइज बढ़ रही है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है। नीचे जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ठीक है, तो डेफिनेटली इस न्यूक्लियस का, इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, कम है, तभी तो साइज बढ़ पा रही है। अगर खींचता होता तो साइज डिक्रीज हो जाती। इसका मतलब इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जा रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो घटता जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी घटता जा रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने की वजह से साइज बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। रीजन इज अंदर में डी और एफ की फिलिंग भी होगी, वो डी और एफ की जो फिलिंग होगी उनकी पुअर शील्डिंग होगी, पुअर शील्डिंग की वजह से वो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता हुआ मिलेगा आपको, सभी बुक्स में दे रखा है इनका जेड, सोडियम से ज्यादा जेड इफेक्टिव पोटेशियम का मिलेगा, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम का मिलेगा, किसी भी बुक में उठा के देख, अच्छी ऑथेंटिक स्टैंडर्ड बुक में। क्लियर है? समझ आया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट सकता है तभी तो साइज बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ गई। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में बात करेंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है, एंड टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है, बट वो जेड इफेक्टिव से ज्यादा कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग हो गया, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने का, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस में वापस पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस यहाँ डिक्रीज हो रही है पीरियड में, ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ये भी चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट होता है 45D सीरीज के एलिमेंट्स की साइज सेम, वो भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो स्लेटर्स रूल के बहुत लिमिटेशंस हैं, और यहाँ पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्लेटर्स रूल कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और पढ़ते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन, पेपर से कोई लेना देना नहीं है। बोर मॉडल में आपने आयनाइजेशन एनर्जी देखी, या एनर्जी एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम की बात करते हैं, उसमें एनर्जी प्रोपोर्शनल है Z²/n² के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, -13.6 इंटू Z²/n², याद आया, ठीक है। अब अगर हम बोर मॉडल क्यों फेल हुआ पॉली इलेक्ट्रॉनिक या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, क्यों फेल हुआ, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को काउंट नहीं किया, इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को काउंट नहीं किया, तो उसने कहा कि वैलेंस शेल पे फुल न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, ये वो नहीं बता पाया क्योंकि उसने रिपल्शन को काउंट ही नहीं किया। तो अगर बोर मॉडल लगता, अगर रिपल्शन को काउंट करता, वो बोर काउंट करते रिपल्शन को, और अगर ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए लगता, तो क्या होता, पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए ये जेड इफेक्टिव हो जाता। क्लियर है? ये जेड इफेक्टिव हो जाता, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
क्लियर है? वैसे कोई नहीं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, -13.6 इंटू जेड इफेक्टिव स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। क्लियर है? और अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी लिखनी होगी तो आप जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से अपन एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। थैंक यू।